नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल उमंग में। पिछली वीडियो में हम लोग चर्चा कर रहे थे राजभाषा के वार्षिक कार्यक्रम के बारे में। उसका जो पहला भाग था, भाग 1, वो आप सभी के समक्ष हम लेकर के आए। हमने आपसे पिछली वीडियो में कहा था कि जो वार्षिक कार्यक्रम है मुख्य तौर पर वो 3 पृष्ठों का खेल है, पृष्ठ संख्या 13 से 15। लेकिन उसके पहले की जो बातें थीं वे सरकार की राजभाषा विभाग की जो मंशा है, जो उनकी नीयत है, उसको लेकर के जो व्याख्यान दिया गया है, जो प्राकथन के तौर पर लिखी गई बातें हैं वो कवर की गई थी। और वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, आपके साक्षात्कार की दृष्टि से। आज हम उसके असली मसाले पर आएंगे। हम जो वार्षिक कार्यक्रम है जहाँ पर कि लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उस पर आएंगे। पढ़ाई शुरू करने से पहले एक प्रश्न आया था कई सारे अभ्यर्थियों के द्वारा, ईमेल पर भी आए थे हमारे पास कुछ मेल, और टेलीग्राम पर भी पूछा गया था कि इसका पीडीएफ देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी जरूरी जितनी भी पीडीएफ्स होती हैं उनकी लिंक दे दी जाती है। फिर भी आप लोग जो है राजभाषा विभाग की जो वेबसाइट है वहाँ जा करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये देखिए, अगर आप डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा वेबसाइट खोलने पर। यहाँ पे पहली लाइन ही दिखेगी, अधिक पर क्लिक करेंगे तो ये नीचे वाले 2 पैनल जो हैं वो भी दिखने लगेंगे। इसमें वार्षिक कार्यक्रम को जब आप क्लिक करेंगे तो एक पेज खुल जाएगा और वहाँ पीडीएफ लिखी होगी। उसमें जो सबसे ऊपर जो नवीनतम होगी वही भी जो चालू वर्ष है हमारा उसके लिए वैध है। इसी प्रकार आप मोबाइल खोल रहे हैं तो आप जब वेबसाइट खोलेंगे तो आपको ये पहली स्क्रीन कुछ ऐसी दिखाई देगी। तो इसमें ये जो मेन्यू का आइकन है इसको जब आप टच करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से विस्तृत रूप से आएगा। यहाँ वार्षिक कार्यक्रम में टच करेंगे तो आपको भी वो सारणी दिख जाएगी जहाँ पर कि पीडीएफ लगी हुई है। आइए अब शुरू करते हैं। देखिए, जो पृष्ठ संख्या 13 है आपका, जो कुछ ऐसा दिखाई देगा। अगर आपको बहुत ही स्पष्ट ना दिख रहा हो स्क्रीन पर तो घबराने की बात नहीं है, सारी चीज़ों को आगे हम धीरे धीरे कवर करेंगे। इसको दिखाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप एक झलक ले लें कि ये रिपोर्ट, ये जो वार्षिक कार्यक्रम है, जो विवरणिका है, ये दिखती कैसी है। 5 स्तंभ लिखे हुए हैं। पहले में क्रम संख्या है, दूसरे में कार्य का विवरण है, और फिर 3 क्षेत्रों के नाम लिखे हुए हैं, क ख ग। हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ लिया है कि का क्षेत्र क्या होता है, खा क्या होता है, गा क्या होता है। फिर भी जो लोग इसी वीडियो से श्री गणेश कर रहे हैं अपनी पढ़ाई का, वे राजभाषा नियम वाले वीडियो को देख लें, या अगर आपके पास नोट्स उपलब्ध हों उससे पढ़ लें। आपको पता चल जाएगा कि ये का ख गा क्षेत्र क्या क्या हैं, क्यों बनाए गए हैं और इनके पीछे उद्देश्य क्या क्या है। आइए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ प्रतिशत लिखे हुए हैं। पृष्ठ तो 2 ही 3 हैं, परंतु बहुत ही सघन तौर पे लिखा गया है। और आप अगर इसके 15वें पृष्ठ पर जाएंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है विदेशों में स्थित भारतीय कार्यालयों के लिए कार्यक्रम। मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि ये जो कार्यक्रम बनाया गया है ये 2 भागों में बटा हुआ है। पहला वह है जहाँ पर लक्ष्य दिए गए हैं भारत में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के लिए, और दूसरा है विदेश में स्थित भारतीय कार्यालयों के लिए। तो आइए क्रमशः पढ़ते हैं। हमारी टीम ने पिछले परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों के हिसाब से और अलग अलग जो चयनित छात्र हैं उनके अनुभवों के आधार पर ये मुख्य एवं स्मरणीय तथ्य हैं उनका विवेचन किया है, और आपके समक्ष हम उसी को लेकर के आए हैं। इस रिपोर्ट में बहुत सारा डेटा दिया हुआ है, बहुत सारे आंकड़े दिए हुए हैं। सबका सब रटना ना तो संभव है और ना ही आप लोगों को इसकी सलाह दी जाती है। कैसे पढ़ना है, इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं, आपको बताते हैं। सबसे पहले आप जानिए उन चीज़ों को जहाँ पर 100% लक्ष्य है। आपको स्क्रीन पर कुछ चीज़ें लिख रही हैं, कुल 7 यहाँ पर पंक्तियाँ हैं और आगे लिखा हुआ है 100%, 100%। आपको अगर अभी कुछ सेकंड पहले दिखाई गई वो स्क्रीन याद होगी जहाँ पर क ख गा करके प्रतिशत लिखे हुए थे। आपको मैं दिखा दूँ, ये देखिए अलग अलग प्रतिशत लिखे हुए हैं। आपको समझने में और याद करने में सुविधा हो इसके लिए हमने उन सारे लक्ष्यों को, उन सारे कार्य विवरणों को छांट लिया है जहाँ पर कि जो लक्ष्य है वह 100% है और सभी के लिए समान है, यानी क ख गा तीनों के लिए 100 है। तो ऐसे में क्या होगा, कुल आप देखेंगे 16 बिंदु थे, 16 में से 7 आपके बैठे बैठाए कवर हो गए। ये 7 ये लिखे हुए हैं। अब इसके लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक दे दी जा रही है। इसको पढ़ करके मैं बहुत समय नहीं लेना चाह रहा हूँ। देखिए, अगर आपको याद आ रहा होगा, हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना, नियम 5 राजभाषा नियम 1976। नहीं याद आ रहा होगा तो पढ़ लीजिए, याद आना चाहिए। अगली पंक्ति लिखी हुई है कोड, मैनुअल, फॉर्म, प्रक्रिया और साहित्य का हिंदी अनुवाद। अगले में जो 4 पंक्तियां लिखी हुई हैं वहाँ पर द्विभाषी शब्द को पीले रंग से थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया गया है, और अंत में लिखा हुआ है हिंदी प्रशिक्षण, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है भाषा टंकण एवं आशुलिपि। देखिए, जो ट्रिक बनाई है वो है 5 साहित्य का द्विभाषी प्रशिक्षण। 2-3 बातें मोटी मोटी आप याद कर लीजिए।
यहाँ पर जो द्विभाषी शब्द है इन तीन पृष्ठों में जहाँ पर लक्ष्य दिए गए हैं वार्षिक कार्यक्रम के, सिर्फ 4 जगह प्रयुक्त हुआ है। इन चारों जगहों में प्रतिशत जो है वो 100 है। ये थोड़ी अच्छी बात है और इसलिए आपको याद करना आसान हो जाएगा। परीक्षा में जब भी आप ये द्विभाषी शब्द देखेंगे ना, अगर आप पूरा प्रश्न नहीं भी पढ़ पा रहे हैं, समय का अभाव है, तो आप 100% टिक लगा करके आइएगा, आपका आंसर भी 100% सही होने की 100% पॉसिबिलिटी है। ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार से हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना, ये अपने कार्यक्रम में नहीं भी लेकर के आए तो भी आपको तो याद ही था, क्योंकि ये तो नियम है, राजभाषा नियम 1976। हाँ, हिंदी में प्रशिक्षण, इसके बारे में थोड़ा अभी और बताएंगे डिटेल में, लेकिन ये जो चीज़ें हैं 7, इसमें से 4 ये द्विभाषी वाली, एक जो है साहित्य का अनुवाद और उसके साथ में 4 और चीज़ें दी हुई हैं, उनका हिंदी अनुवाद। साहित्य से चीज़ें याद रहेंगी आपको कि हाँ उसके आगे कुछ और चीज़ें थी, जब भी दी जाएंगी सारी कॉम्बिनेशन में ही दी जाएंगी। और नियम 5 तो आपको वैसे ही याद है पहले से, तो इसके द्वारा आप 7 बिंदुओं को अभी से याद कर चुके हैं। अब देखते हैं वे मुख्य व स्मरणीय तथ्य जिनके बारे में हमारी टीम ने थोड़ी मेहनत की है। देखिए, परीक्षा की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है, यहाँ पर उसकी चर्चा किया जाना ज़्यादा आवश्यक है। वास्तव में जो लक्ष्य दिए गए हैं सरकार के लिए और सभी कार्यालयों के लिए और हिंदी की उन्नति के लिए, तो वे बहुत ही आवश्यक हैं, सबके सब। लेकिन जो कि आप और हम यहाँ पर परीक्षार्थी के तौर पर बैठे हुए हैं, किसी परीक्षा पर अपना लक्ष्य तय किए बैठे हुए हैं, इसलिए आवश्यक है कि हम उसमें से उन्हीं चीज़ों को पढ़ें, उन्हीं चुनिंदा चीज़ों को पढ़ें जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, साक्षात्कार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ पर 5 बिंदु लिखे हुए हैं। हिंदी में मूल पत्राचार ईमेल सहित, हिंदी में टिप्पण, हिंदी में डिक्टेशन कीबोर्ड पर सीधे टंकण, हिंदी प्रशिक्षण भाषा टंकण एवं आशुलिपि, निरीक्षण और बैठकें। डिक्टेशन को यहाँ डिक्टेशन सिर्फ इसलिए लिखा है क्योंकि जो वार्षिक कार्यक्रम आया है राजभाषा विभाग की तरफ से, उन्होंने भी इसको ऐसे ही लिखा है, हालांकि इसकी हिंदी श्रुतलेख होती है। अच्छा, इसके जो पहले 4 बिंदु हैं वे बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से राजभाषा के जो वार्षिक कार्यक्रम की विवरणिका है उसमें दिए हुए हैं। 5वां 2 अलग अलग चीज़ों को कवर कर रहा है, पहला निरीक्षण और दूसरा बैठकें। हमने एक साथ इसको संयुक्त कर दिया है। और ये जो पृष्ठ आपको दिखाई, जो आपको सामने आपकी स्क्रीन दिखाई दे रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी पेन लेकर के बैठे होंगे तो नोट्स में अपने लिख लीजिए। आपको ये 5 चीज़ें जो यहाँ लिखी हुई हैं ये बिल्कुल भी नहीं भूलनी है। हिंदी में मूल पत्राचार, जब आप हिंदी में मूल पत्राचार की बात करेंगे और अपने वार्षिक कार्यक्रम के पृष्ठ को खोलेंगे तो देखिए पहले ही क्रमांक पर ये लिखा हुआ है। यहाँ पर तीनों क्षेत्रों के लिए कुछ कुछ प्रतिशत लिखे हुए हैं, बहुत ही घने तरीके से लिखे हुए हैं। थोड़ा सा सरल और आकर्षक बनाने का प्रयास किया है हमने। देखिए यहाँ पर बात की गई है का क्षेत्र से का क्षेत्र की, का क्षेत्र से खा क्षेत्र की, का से गा की और का से काधन खा की। 2-3 बातें आपको यहाँ समझनी है, फिर आप याद करिएगा। देखिए काधन खा क्यों लिखा गया है, काधन खाधन गा क्यों नहीं लिखा गया है। आपको भी पता है भाषाई आधार पर जब भौगोलिक विभाजन किया गया है भारत के क्षेत्रों का, भारत के राज्य एवं केंद्र शासित राज्यों का, तो वहाँ पर सरकार की मंशा जो थी वो सिर्फ इतनी सी थी कि वे कौन से क्षेत्र हैं, कौन से राज्य हैं जहाँ पर हिंदी प्रथम भाषा के तौर पर बोली पढ़ी लिखी या समझी जा सकती है, कहाँ पर यह भाषा जो हिंदी भाषा है वह एक द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ी लिखी बोली या समझी जाती है, और इन दोनों क्षेत्रों के अलावा जो बचे हुए क्षेत्र हैं उनको गा में डाल दिया गया है। कुछ ऐसे निर्देश होते हैं, कुछ ऐसे निदेश होते हैं, कुछ ऐसे अनुदेश होते हैं जहाँ पर कि हमें अपना जो पत्राचार करना होता है, अपना जो कम्युनिकेशन करना होता है, वो का और खा क्षेत्र में संयुक्त रूप से करना होता है। आप मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं कि कोई एक ऐसी योजना है जो एक बैंक लेकर के आया है और उसे अपने खा क्षेत्र और का क्षेत्र दोनों बैंकों को बतानी है वो बात। हालांकि अगर बैंक लेकर के आए तो अपने तीनों क्षेत्रों को बताएगा, लेकिन चूंकि का और खा दोनों में हिंदी या तो प्रथम या द्वितीय भाषा के रूप में बोली पढ़ी लिखी या समझी जाती है, तो इसलिए इनके लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे वे अधिकतम रहेंगे। हाँ, गा में हिंदी को लेकर के थोड़ी चुनौतियां हैं, इसलिए इसके लक्ष्य जो रहेंगे वे का और खा के साथ में लक्ष्य के समायोजित नहीं किए जा सकते हैं। ये गलत होगा दोनों के लिए, हिंदी भाषा के लिए भी और गा क्षेत्र वालों के लिए भी। इसीलिए काधन खा लिखा गया है, काधन खाधन गा नहीं लिखा गया है। अब बात करते हैं का से जो चारों प्रकार के यहाँ पे संयोजन संभव हैं, का से का से खा का से गा का और का से काधन खा का एक साथ। वो क्या है कि का से गा का तो 65% है, बाकी सबका 100% है। आसान करके आप याद करते चलिए। अगला क्या होगा, खा से ये चारों संयोजन, यहाँ पर क्या है, खा से गा का 55% है, बाकी तीनों का 90% है। ठीक इसी प्रकार से गा से सभी का संयोजन, यहाँ पर क्या है, सभी का 55% है। अच्छा,
अब आप समझिए इस चीज़ को, ये जो 100%, 100% तो चलिए ठीक है, सब कुछ ही होगा हिंदी में, लेकिन ये जो 65% या 90% या 55% है, इसको समझने का प्रयास करिए। मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर गा से का के बीच में कुल 100 पत्रों का आदान प्रदान हो रहा है, आदान क्या, प्रदान ही कहिए, यहाँ पर गा से का को प्रदान हो रहा है 100 पत्र, तो 55 जो है वह हिंदी में रहेगा। ठीक है। इसी प्रकार से अगर खा से का की बात करें तो वहाँ पे 90 जो रहेगा वह हिंदी में रहेगा। हाँ, जहाँ पर अपवाद के तौर पर वे हमारे अधिनियम के 3(3) के अंतर्गत आने वाली चीज़ें हैं, या फिर अन्य वे सारे स्थानों पर जहाँ पर कि अंग्रेज़ी भी अनिवार्य है, जहाँ पे द्विभाषी होना अनिवार्य है, वहाँ पर वो सारे नियम तो लगेंगे ही लगेंगे, लेकिन जो मूल पत्राचार होंगे उनके विषय में ये जो नियम है, या आपके सामने जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं, वे मान्य होंगे। ऐसा लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब आप दो चीज़ों को समझिए, यहाँ पर जो वार्षिक कार्यक्रम है और जो प्रतिशत लिखा हुआ है, यह वास्तव में लक्ष्य है। इसकी प्राप्ति हम सभी कर्मियों का उद्देश्य है। हम सभी कर्मियों से आशय है केंद्र सरकार के अधीन कार्य करने वाले कर्मियों का। ठीक है। और इसकी एक रिपोर्ट भी बनाई जाती है जहां पर यह लिखा जाता है कि ये जो लक्ष्य था इसको कितना प्राप्त किया गया, और ये रिपोर्ट क्या होती है, संसद के दोनों पटलों पर रखी जाती है। सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं अपनी पिछली वीडियोस में, बस खाली दोहरा रहे हैं ताकि आप चीज़ों को रिलेट कर सकें। हर वीडियो पिछली वीडियो से कैसे रिलेटेड है, अगर ये चीज़ें दिमाग में बैठती गई तो कुछ भूलेगा नहीं आपको। तो पहला बिंदु जो था वो हमने कवर कर लिया। दूसरा है हिंदी में टिप्पण। हिंदी में टिप्पण यानी नोटिंग इन हिंदी। इसके लिए देखिए का खा गा तीनों क्षेत्रों के लिए एक प्रतिशत दिया गया है। का में 75%, खा में 50 और गा में 30। ये आपको बिल्कुल जैसा लिखा हुआ है वैसा ही याद करना है। यहाँ पर समझिए आप, का क्षेत्र में अगर 100 टिप्पण हो रहे हैं तो उसमें से कम 75 तो ऐसे होने ही चाहिए जो हिंदी में किए गए हों। इसी प्रकार खा और गा के लिए अलग अलग प्रतिशत दिए गए हैं। अब अगले बिंदु पर हम आते हैं, हिंदी में डिक्टेशन, कीबोर्ड पर सीधे टंकण। कीबोर्ड पर सीधे टंकण का मतलब यह है कि आप किसी दूसरे सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके कहीं से कॉपी पेस्ट करके हिंदी नहीं लिख रहे हैं, सीधा आप कोई फॉन्ट यूज़ कर रहे हैं हिंदी की और उसको लिख रहे हैं, आपने टंकण को सीख रखा है। तो इसके लिए जो प्रतिशत है वह है 65, 55 और 30 क्रमशः का खा और गा क्षेत्रों के लिए। अब आते हैं हम अपने अगले बिंदु पर, हिंदी प्रशिक्षण, भाषा टंकण एवं आशुलिपि। इसके लिए निर्धारित लक्ष्य की चर्चा करें उससे पहले एक अन्य महत्वपूर्ण बात है जो आपके साथ साझा करना बहुत आवश्यक है। देखिए, जब आप राजभाषा अधिकारी के तौर पर खासकर बैंकों में जाएंगे तो आपका जो कार्य रहेगा वो सिर्फ एक अनुवादक का नहीं रहेगा। अन्यथा आपके पद का नाम हिंदी अनुवादक होता, जैसा कि विभिन्न मंत्रालयों में रखा जाता है, कनिष्ठ अनुवादक, वरिष्ठ अनुवादक। लेकिन आप एक ट्रांसलेटर बनकर नहीं जा रहे हैं, आप राजभाषा अधिकारी बनकर जा रहे हैं। ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि राजभाषा से संबंधित जो प्रावधान हैं, जो संवैधानिक प्रावधान हैं, जो सरकार के द्वारा आदेश दिए गए हैं या राष्ट्रपति का आदेश है, जो नियम हैं, जो बाईलॉज हैं, उनका अनुपालन हो, ये आपका कर्तव्य है। आपको निगरानी करनी है उसकी कि इन सभी चीज़ों का पालन हो रहा है। आपका काम ये नहीं है कि दूसरों का काम हिंदी में आप बैठ करके करेंगे। आपके लिए तो कुछ निर्धारित काम होंगे जो आपको ही अनुवाद करने होंगे, लेकिन सब लोग अपने स्तर पर हिंदी का प्रयोग करें तभी तो हिंदी की उन्नति हो पाएगी, तभी तो उन लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा, तभी तो कार्य साधक ज्ञान जैसा 80% का जो लक्ष्य है वह प्राप्त किया जा सकेगा। तो ये एक राजभाषा अधिकारी के तौर पर आपका एक कर्तव्य है कि लोगों को हिंदी आए। अब बात उठती है हिंदी आने के लिए क्या ज़रूरी है? या तो उन्हें हिंदी पहले से आती होगी या उन्हें अब सीखनी पड़ेगी। पहले से आती होगी तो क्या वो इस स्तर की आती है कि वो अपना कार्य कर सकें? देखिए, हिंदी को समझ पाना और हिंदी में कार्य निष्पादित कर पाना दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो दोनों ही स्थितियों में यदि उन्हें हिंदी समझनी है या अपनी समझी हुई हिंदी में निखार लाना है, उन्हें किस चीज़ की आवश्यकता होगी? उन्हें आवश्यकता होगी एक प्रशिक्षण की, जो आपकी स्क्रीन पर सामने इस समय दिख रहा है कि हिंदी में प्रशिक्षण। अब आप सोच के बताइए कि राजभाषा अधिकारी के तौर पर यदि आपका कर्तव्य है कि आप हिंदी का प्रशिक्षण लोगों को दें और हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग हो सके कार्यालयों में, तो इसके लिए क्या सबसे ज़रूरी चीज़ होगी? यही था कि सबको हिंदी आए, सभी लोग हिंदी का प्रयोग करें। तो एग्जैक्टली यही चीज़ तो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, जब हमने कहा था कि का खा गा तीनों क्षेत्रों के लिए जो 100% वाले लक्ष्य हैं, वहाँ पर हिंदी प्रशिक्षण भी 100% के लिए रखा गया है। यानी चाहे वो गा क्षेत्र ही क्यों ना हो, वहाँ पर जो भाषा टंकण एवं आशुलिपि का प्रशिक्षण है उसके लिए जो निर्धारित लक्ष्य है वह 100% ही है। ठीक है। तो अब आते हैं का खा गा और तीनों के लिए प्रतिशत क्रमशः 100% ही है।
ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर साक्षात्कार में पूछ लिया जाता है कि हिंदी प्रशिक्षण के लिए। तो अब आप इस चीज़ को समझिए, कई बार ऐसे भी पूछा जाता है आपसे अप्रत्यक्ष रूप से कि हिंदी प्रशिक्षण के लिए सबसे ज़्यादा चुनौती कौन से क्षेत्र में है, क, ख या गा में। तो आप स्वाभाविक सी बात है इसका उत्तर दे ले जाएंगे कि गा क्षेत्र में है। अब फिर वो अगला प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं कि अच्छा वहाँ पर चुनौती ज़्यादा है तो वहाँ पे भी जो लक्ष्य रखा गया है वो जहाँ पे कम चुनौती है उसके बराबर क्यों रखा गया है। तो उसका उत्तर वही है जो कुछ सेकंड पहले आपको हमने बताया कि उस लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए कि हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग हो, यहाँ पर प्रशिक्षण में ही कमी रह जाएगी तो लक्ष्य कैसे प्राप्त होगा, इसलिए इसको सबको बराबर उस स्तर पर रखा गया है। ठीक है, तो हमारे ये 4 बिंदु सीधे सीधे कवर हो चुके हैं। 5वां है निरीक्षण और बैठकें यानी कि इंस्पेक्शंस एंड मीटिंग्स। तो इसमें हम एक एक करके पढ़ेंगे कि निरीक्षण की बातें क्या क्या लिखी हुई हैं और बैठकों की बातें क्या क्या लिखी हुई हैं। ये बातें भी लिखी हुई हैं उसी वार्षिक कार्यक्रम में। तो निरीक्षण के लिए देखिए 3 बिंदु आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, जहां पर लिखा है मंत्रालयों, विभागों और कार्यालयों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों, ब्रैकेट में कुछ कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। इसको कहते हैं उप सचिव, यह है निदेशक और यह है संयुक्त सचिव, द्वारा अपने मुख्यालय से बाहर स्थित कार्यालयों का निरीक्षण। और यहाँ लिखा है कार्यालयों का प्रतिशत और यहाँ लिखा है 25% न्यूनतम। साथ ही साथ लिखा है मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण। देखिए 2 चीज़ें हैं, एक होता है विभाग यानी कि डिपार्टमेंट, दूसरा होता है आपका अनुभाग यानी कि सेक्शंस। तो क्या होगा कि जो विभिन्न मुख्यालय होंगे उनका निरीक्षण करना होगा और जो मंत्रालय और कार्यालय होंगे साथ साथ अपने मुख्यालय से बाहर होंगे जो कार्यालय, उनका निरीक्षण करना होगा। यहाँ पर जो प्रतिशत लिखा हुआ है वह कार्य का प्रतिशत नहीं है, वह है कुल कार्यालयों का प्रतिशत, अर्थात और कुल कार्यालयों में निरीक्षण का प्रतिशत मुख्यतः। अर्थात मान के चलिए कि कोई एक ऐसा मंत्रालय है जिसके कुल 100 अनुभाग हैं, ठीक है, जो मुख्यालय में स्थित हैं, तो उन 100 में से 25 जगहों पर निरीक्षण किया ही जाना है, ये लक्ष्य है, यह न्यूनतम लक्ष्य है। ऐसा नहीं है कि उन सब में 25% ही कार्य हो रहा हो, अंदर कितना कार्य होगा वो निर्भर करेगा इसके पीछे वाले लक्ष्यों की, पत्राचार में उतना ही, बाकी सारी चीज़ें सब में उभयनिष्ठ रहेंगी, कॉमन रहेंगी। लेकिन यहाँ बात हो रही है सिर्फ निरीक्षण की, तो बिल्कुल आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये कार्यालयों का प्रतिशत है, कार्य का प्रतिशत नहीं है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें आपकी कवर हो गई। अगला निरीक्षण है विदेश में स्थित केंद्र सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण के अधीन कार्यालयों उपक्रमों का संबंधित अधिकारियों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण। ये बड़ी अच्छी और शानदार चीज़ लिखी हुई है, वर्ष में 1 बार। देखिए जो विभिन्न उपक्रम हैं, जो मान लीजिए विदेश में किसी की शाखाएं हैं, मान लीजिए IOCL या कुछ इस तरह की संस्थाएं हैं जो कि विदेश में भी अपना कुछ कार्य कर रही हैं, या हमारी जो एम्बेसीज़ हैं, हमारे जो जहाँ पे राजदूत रहते हैं, आप अगर उनकी बात करें तो वहाँ पर भी कार्य करने के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। जैसा कि मैंने कुछ देर पहले शुरुआत में ही बताया था आपको कि विदेश में स्थित भारतीय कार्यालयों के लिए कुछ लक्ष्य हैं। यहाँ पर एक चीज़ और लिखी हुई है जिसको मैं इंटरेस्टिंग कह रहा हूँ, वो है राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण, यानी जो कार्य कर रहा है उपक्रम या कार्यालय उसके अधिकारी रहेंगे, साथ ही साथ राजभाषा विभाग के अधिकारी रहेंगे, और ये लोग कंबाइंड तरीके से जाकर के इंस्पेक्शन करेंगे, निरीक्षण करेंगे वर्ष में 1 बार। यानी उन मंत्रालयों में स्थित राजभाषा विभाग के जो अधिकारी लोग हैं वो विदेश भी जाएंगे घूमने टहलने। ठीक है, तो ये जो निरीक्षण संबंधी बातें थी ये आपके सामने दिख गई हैं। मुख्य मुद्दे पे आते हैं, बैठकें। ये इस पूरी वीडियो का अगर मैं कहूँ कि वो चुनिंदा बिंदु कौन सा है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वो यही है जो इस समय आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें 3 बातें लिखी हुई हैं। हिंदी सलाहकार समिति, इसकी वर्ष में 2 बैठक। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जिसको हम नराकास कहते हैं, उसकी वर्ष में 2, और साथ ही साथ ये भी देखना है कि प्रति छमाही 1 हो। राजभाषा कार्यान्वयन समिति वर्ष में 4 और प्रति तिमाही 1। देखिए ये क्या समितियां होती हैं, इनका अध्यक्ष कौन होता है, कैसे बनाई जाती हैं, क्या होता है, ये सारी चीज़ें अलग अलग लेक्चर्स में कवर की जा चुकी हैं। आपसे अपेक्षा की जाएगी कि जब आप इस वीडियो को पढ़ रहे होंगे तो इन सब के बारे में भी कुछ समय निकाल करके आप पढ़ लेंगे कि क्या क्या होती हैं ये समितियाँ। टेलीग्राम चैनल पर भी एक PDF कुछ दिनों पहले शेयर की गई थी, आप वहाँ जाकर के भी अलग अलग समितियों के बारे में डिटेल से पढ़ सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न पूछा ही जाता है, तो इसको आप लोग बड़ा ध्यान से कहीं नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आपके लिए सुलभ हो, जिसमें भी आप सहज हों। तो इस प्रकार से जो 5 मुख्य व स्मरणीय तथ्य थे वो हम सब ने कवर कर लिए अपने वार्षिक कार्यक्रम के। अब आते हैं उस दूसरे भाग पर, विदेशों में स्थित भारतीय कार्यालयों के लिए कार्यक्रम, प्रोग्राम फॉर फॉरेन बेस्ड इंडियन ऑफिसेज।
देखिए, परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसमें कुल 7 बिंदु दिए हुए हैं, उसमें से 4 आपको इस समय स्क्रीन पर दिख रहे हैं। एक बार सरसरी नज़र से देख लीजिएगा। कुछ खास इससे पूछा नहीं जाता है और पूछा जाएगा इसकी संभावना बहुत कम है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा दृष्टिपात कर ही लेते हैं। हिंदी में पत्राचार 50% का लक्ष्य है। फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का 50% का है। वर्ष के दौरान नराकास की बैठकों की संख्या प्रति छमाही में 1, यानी यहाँ भी वर्ष में 2 हो रही है, तो यहाँ पे 2 नहीं लिखा है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। नराकास के गठन कहाँ किया जाता है, ये तो आपको भी पता ही होगा, जहाँ 10 या उससे अधिक कार्यालय होते हैं केंद्र के। वर्ष के दौरान विराकास यानी विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की आयोजित बैठकों की संख्या प्रति तिमाही में 1, यानी कि कुल 4 बैठकें की जाएंगी। विराकास का गठन कार्यालय अध्यक्ष की अध्यक्षता में किया जाएगा। जिस कार्यालय में बनाया जाएगा उसका जो अध्यक्ष होगा वही इस पूरे समिति होगी उसकी अध्यक्षता करेगा। अगला नेक्स्ट क्या है, अगला होगा आपका परीक्षण यानी कि टेस्ट। पिछला टेस्ट लिया गया जिसमें पिछली वीडियो से प्रश्न पूछे गए। इस वाले टेस्ट में, अब इसके बाद जो टेस्ट होगा उसमें इस वीडियो से साथ ही साथ उन सबसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका कि जिक्र हमने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किया हुआ है, चाहे वो राजभाषा नियम की बात की गई हो, क ख ग क्षेत्रों के विभाजन की बात की गई हो, या फिर बात की गई हो विभिन्न समितियों की। तो आपसे अपेक्षा की जाएगी कि परीक्षण के लिए आप इन सारी तैयारियों के साथ मिलेंगे। परीक्षण यानी कि टेस्ट कब होगा इसकी सूचना आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी, फेसबुक पर भी दे दी जाएगी। तो फिर मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो में कुछ नए मुद्दों के साथ, कुछ रोचक बातों के साथ। अपनी तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।